हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। राउल्ट का नियम ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो राउल्ट का नियम है ये द्रवीय विलयनों में लागू होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं द्रव विलयन, या फिर बोल सकते हैं द्रवीय विलयनों में ये नियम लागू होता है। द्रव विलयन से तात्पर्य ये है जिसमें विलेय और इसके अलावा विलायक ये दोनों जो है द्रव होने चाहिए, यानी कि विलायक भी आपका द्रव होना चाहिए और विलेय भी आपका द्रव होना चाहिए। जब विलेय और विलायक दोनों द्रव होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव विलयन। और ऐसे विलयनों पर जो है राउल्ट का नियम लागू होता है। तो अब इस नियम को समझने के लिए पहले ध्यान दीजिए। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई कंटेनर दिया गया है और इस कंटेनर में कोई शुद्ध द्रव भरा गया है। इसमें यहाँ पर जो है एक शुद्ध द्रव भरा गया है। इसमें हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि इस कंटेनर में शुद्ध द्रव जो है वो A भरा गया है। इसमें जो है यहाँ पर शुद्ध द्रव A मान लिया गया है और इसमें यहाँ पर ऊपर जो है इसमें वाष्प होगी। इस कंटेनर में इस प्रकार से यहाँ पर इसमें ऊपर जो है इसमें वाष्प होगी। तो ये वाष्प जो है इस द्रव पर दाब आरोपित करेगी, जिसे हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जो वाष्प दाब आरोपित होगा, आप मान लीजिए यहाँ पर कि शुद्ध द्रव A, या फिर आप इसे चाहे तो शुद्ध द्रव 1 भी मान सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं शुद्ध द्रव 1, या फिर आप मान लीजिए A का वाष्प दाब, तो इसका वाष्प दाब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं PA0, ये मान लिया गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक दूसरा कंटेनर है और इसमें मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा द्रव भरा गया है। इस प्रकार से इसमें कोई दूसरा शुद्ध द्रव जो है भरा गया है। इसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर द्रव B। इसमें भी यहाँ पर जो है ऊपर वाष्प होगी इस प्रकार से, और ये वाष्प जो है इस द्रव पर दाब आरोपित करेगी। तो यहाँ पर इस दाब को हम लोग मान लेते हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर कि शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब, इसको आप मान लीजिए यहाँ पर PB0 से। इस प्रकार से ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बाद इसमें जो है यहाँ पर एक तीसरा कंटेनर लिया गया है। अब इस कंटेनर में जो है हम लोग इन दोनों द्रवों को मिलाएंगे, यानी कि यहाँ पर इन दोनों द्रवों को अब मिलाकर जो है इस कंटेनर में आपको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर जो है इसमें दोनों प्रकार के द्रव भरे जाएंगे। इसमें यहाँ पर जो है द्रव A और B दोनों होंगे। यहाँ पर भी इसमें वाष्प होगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो विलयन बनेगा, अब इस विलयन में यहाँ पर द्रव A और द्रव B दोनों उपस्थित हैं। तो यहाँ पर जो है द्रव A का विलयन में वाष्प दाब अधिक होगा या फिर द्रव B का विलयन में जो है वाष्प दाब अधिक होगा। इसकी पहचान अब आप किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर इसके लिए आप लोग याद रखेगा कि इस विलयन में जो द्रव ज़्यादा होगा, यहाँ पर इस विलयन में जो द्रव ज़्यादा होगा उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। और विलयन में कौन सा द्रव ज़्यादा है, इसकी पहचान के लिए आपको पहले ही बताया गया था मोल प्रभाज, यानी कि मोल प्रभाज के द्वारा जो आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में जो है कौन सा द्रव ज़्यादा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो A का वाष्प दाब होगा, यानी कि A का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, इसे हम लोग मान लेंगे PA से। यहाँ पर मान लीजिए PA, ये जो होगा ये द्रव A का आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर द्रव A का आंशिक वाष्प दाब। इसके अलावा दूसरा आप मान लीजिए इसमें PB, इसे हम लोग बोलेंगे द्रव B का आंशिक वाष्प दाब, यानी कि यहाँ पर जो विलयन है इस विलयन में द्रव A का आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा PA, और इसके अलावा यहाँ पर जो है इस विलयन में द्रव B का आंशिक वाष्प दाब
आंशिक वाष्प दाब, इससे आप मान लीजिए यहाँ पर P B से। तो यहाँ पर इस विलयन में जो है किस द्रव का जो है आंशिक वाष्प दाब अधिक होगा, इसके लिए आपको बताया गया है यहाँ पर कि कौन सा द्रव अधिक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। और द्रव कौन सा अधिक है, इसके लिए आपको मोल प्रभाज्य के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो यहाँ पर किसके समानुपाती होगा, मोल प्रभाज्य के समानुपाती होगा, क्योंकि मोल प्रभाज्य जब अधिक होगा तो यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब भी अधिक होगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, वही यहाँ पर लिखा गया है कि किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, यहाँ पर ध्यान दीजिए बताया गया यहाँ पर कि द्रव विलयन के किसी घटक का, द्रव विलयन में यहाँ पर दो द्रव हैं, एक A और B, इसीलिए लिखा गया है वहां पर कि किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो है वो उसके मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए माना गया कि माना दो द्रव कौन कौन से थे, एक A और दूसरा B से विलयन बनाया गया, यानी कि A और B को मिलाकर यहाँ पर क्या बना दिया गया, विलयन बना दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि विलयन में द्रव A का आंशिक दाब जो है कितना है यहाँ पर PA, और द्रव B का जो आंशिक दाब है वो कितना है PB। तो राउल्ट के नियम के अनुसार आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि PA प्रोपोर्शनल टू मोल प्रभाज्य को आप यहाँ पर लिख सकते हैं काई A से। A का मतलब यहाँ पर द्रव A का मोल प्रभाज्य, ये यहाँ पर है मोल प्रभाज्य, इसे हम लोग बोलते हैं काई। इसे ज़्यादातर X पढ़ा जाता है, यानी कि इसे जो है अधिकतर सभी लोग X पढ़ते हैं, बल्कि ये X नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, इसे बोला जाता है काई। X जो आपका बनता है उसमें ध्यान दीजिए, या तो आप X इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर जो आप X बनाते हैं वो इस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन जो काई है इसमें ध्यान दीजिए, एक लाइन तो आपकी बिल्कुल सीधी होती है और दूसरी लाइन इस प्रकार से होती है, इससे हम लोग बोलते हैं काई। तो मोल प्रभाज्य को काई से जो है व्यक्त किया जाता है, ना कि X से। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, अक्सर यही गलती करते हैं आप लोग, वहां पर क्या लिखते हैं X, तो ये X नहीं होता, यहाँ पर ये होता है काई, इसे हम लोग बोलते हैं काई। तो ये जो है द्रव A का मोल प्रभाज्य है, और यहाँ पर PA क्या है, ये द्रव A का आंशिक वाष्प दाब है। तो द्रव A का आंशिक वाष्प दाब जो होगा ये द्रव A के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होगा। इसी प्रकार से जो द्रव B है, यहाँ पर इसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो यहाँ पर द्रव B के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होगा। वही आपको यहाँ पर बताया गया था कि जो द्रव B का यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब होगा ये यहाँ पर द्रव B के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होगा। इसके अलावा द्रव A का आंशिक वाष्प दाब जो होगा ये यहाँ पर द्रव A के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होगा। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर जो है एक नियतांक यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू लग जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा PA बराबर, यानी कि जब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल टू यानी कि समानुपातिक का चिन्ह हटा के बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर स्थिरांक लग जाता है PA0, ये लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया था ये मोल प्रभाज्य यानी कि द्रव A का मोल प्रभाज्य। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लिख सकते हैं PB बराबर, यहाँ पर भी ये जब चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर स्थिरांक लग जाएगा PB0 इस प्रकार से, और यहाँ पर हो जाएगा द्रव B का मोल प्रभाज्य। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया था इसमें शुरुआत में कि किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक मतलब यहाँ पर द्रव A या फिर द्रव B का जो है आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर ये स्थिरांक लग जाएगा। PA0 क्या है, ये पहले ही आपको बताया गया कि शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब, और PB0 क्या है, यहाँ पर शुद्ध द्रव B का यहाँ पर वाष्प दाब। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसके अनुसार जो है आप यहाँ पर राउल्ट का नियम लिखेंगे। अब इसके अनुसार जो है आप यहाँ पर राउल्ट का नियम लिखेंगे तो आप किस प्रकार से बता सकते हैं, ध्यान दीजिए इसके अनुसार आप बता सकते हैं कि किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक, यहाँ पर विलयन में दो घटक हैं, एक A और B, तो इसीलिए बताएंगे आप कि किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, अगर A की बात करेंगे तो ये होगा आंशिक वाष्प दाब जो है उसके मोल प्रभाज्य
उसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब, यहाँ पर ये जो है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया गया है, तो वही आप बताएंगे कि मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा कि किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है, ये होता है आपका आंशिक वाष्प दाब। तो आंशिक वाष्प दाब जो है ये इसके मोल प्रभाज और इसके अलावा शुद्ध अवस्था में जो है इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर राउल्ट का नियम लिखा गया कि किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो है इसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है राउल्ट का नियम लिखेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर जो कुल दाब होता है यानी कि जो कुल वाष्प दाब होता है, इससे लिखेंगे आप PS से। और कुल वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए यहाँ पर द्रव A का आंशिक वाष्प दाब और प्लस द्रव B का आंशिक वाष्प दाब, जब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो है इस विलयन का कुल वाष्प दाब जो है ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर PS का मतलब है विलयन का कुल वाष्प दाब, और कुल वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए यहाँ पर द्रव A का आंशिक वाष्प दाब और प्लस द्रव B का आंशिक वाष्प दाब, इन दोनों को ऐड करिए तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आएगा PS बराबर PA। इसका मान ध्यान दीजिए आपको ये वाला रखना है, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर PA नॉट इंटू यहाँ पर जो है द्रव A का मोल प्रभाज, इस प्रकार से इतना लिखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस PB, यहाँ से आप मान रखिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर PB नॉट, इसके अलावा यहाँ पर द्रव B के मोल प्रभाज। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो फार्मूला आएगा ये विलयन का जो है यहाँ पर कुल वाष्प दाब हो जाएगा। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ PS विलयन का कुल वाष्प दाब, इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है राउल्ट के नियम के बारे में बता सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे परासरण दाब के बारे में, यानी कि परासरण दाब क्या होता है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परासरण क्या है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई एक पात्र दिया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर ये एक पात्र दिया गया है, इस प्रकार से आप बनाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा, इस प्रकार से हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको मिला दीजिए और इस प्रकार से इसको कर दीजिए, इससे आप यहाँ पर इसको मिला दीजिए, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इसके बाद ये यहाँ पर मिला दीजिए और ये हो गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको इसमें ये एक पात्र दिया गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसमें ये जो है पात्र A है और यहाँ पर जो है इसमें ये पात्र B है। तो यहाँ पर जो पात्र A दिया गया है इसमें जो है यहाँ पर कोई शुद्ध विलायक लिया गया है। यहाँ पर जो है मान लीजिए इसमें है यहाँ पर शुद्ध विलायक, आप लिख सकते हैं शुद्ध विलायक। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसमें शुद्ध विलायक लिया गया है इस पात्र A में। आप यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसको प्रदर्शित कर दीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो शुद्ध विलायक लिया गया है वो यहाँ पर जल है, यानी कि H2O। तो यहाँ पर जो है शुद्ध विलायक लिया गया है जल, इस प्रकार से ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो पात्र B है इसमें मान लीजिए यहाँ पर विलयन लिया गया है, इस वाले पात्र में यहाँ पर विलयन लिया गया है। इस विलयन में जो है यहाँ पर आपको पता है कि विलयन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि विलेय जो है वो कोई ठोस है, इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है ठोस के अणु दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसमें जो है लिया गया है विलयन, इस प्रकार से। और विलयन में ठोस और द्रव दोनों हैं, द्रव यानी कि H2O और ठोस यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर लिया गया है NaCl, ये यहाँ पर लिया गया है ठोस। तो यहाँ पर इस पात्र में एक तरफ जो है शुद्ध विलायक यानी कि जल है
और दूसरी तरफ यहाँ पर विलेन यानी कि यहाँ पर द्रव और ठोस दोनों का मिश्रण दिया गया है। और यहाँ पर बीच में जो है यहाँ पर एक झिल्ली लगी होती है जिससे हम लोग बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, याद रखेगा, इससे बोला जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, या फिर याद रखेगा इसे शार्ट में बोला जाता है SPM यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, याद रखेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो याद रखेगा कि ये झिल्ली जो है केवल विलायक के अणुओं को ही जो है अपने से पार गुजरने देती है। याद रखेगा इस झिल्ली के द्वारा जो है केवल विलायक के अणु ही जो है पार जा सकते हैं, बाकी विलेय के अणु जो है इस झिल्ली को पार नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखेगा कि अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है ये अपने में से होकर जो है केवल विलायक के अणुओं को ही गुजरने देती है, बल्कि विलेय के अणुओं को गुजरने नहीं देती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं कि प्रकृति में प्रत्येक वनस्पति, इसके अलावा जंतु में जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली पाई जाती है। और अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है रासायनिक पदार्थ जैसे कि फिनॉल, पोटेशियम, फेरोसाइनाइड आदि की भी होती है। ये आप लोग याद रखिएगा कि फिनॉल, पोटेशियम, फेरोसाइनाइड की भी जो है यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसके अलावा ये जो है वनस्पति और जंतुओं में जो है पाई जाती है। इसके अलावा जो संश्लेषित झिल्ली होती है वो सेलोफेन की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस झिल्ली के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये झिल्ली जो है केवल विलायक के अणुओं को ही गुजरने देती है, बल्कि विलेय के अणुओं को गुजरने नहीं देती है। और आपको पहले भी बताया गया कि कोई भी द्रव या गैस जो है वो अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर हमेशा प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो पात्र ए है यहाँ पर है शुद्ध विलायक यानी कि जल, और दूसरी तरफ पात्र बी में जो है यहाँ पर जल और NaCl का विलयन दिया गया है। तो यहाँ पर जो जल है इसकी मात्रा जो है इस पात्र ए की तुलना में कम है, यानी कि यहाँ पर जो शुद्ध विलायक है इसकी सांद्रता अधिक है, और यहाँ पर इस विलयन में जो है विलायक की सांद्रता कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो विलायक प्रवाहित होगा वो ए से बी की ओर प्रवाहित होगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि विलायक जो है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया था कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से जो है यहाँ पर शुद्ध विलायक के अणु जो है वो पार चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर पात्र ए से शुद्ध विलायक के अणु जो है वो यहाँ पर पात्र बी की ओर गति करेंगे, यानी कि पात्र बी की ओर जो है प्रवाहित होंगे। तो यहाँ पर जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा इस विलायक का जो प्रवाह होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं पराशरण। याद रखिएगा इसे बोला जाता है पराशरण। तो आप बता सकते हैं किसी शुद्ध विलायक से विलयन में, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या है विलायक और ये क्या है विलयन। तो आप बताएंगे कि किसी शुद्ध विलायक से विलयन में, या फिर आप बोल सकते हैं एक तन विलयन से सांद्र विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह जो है वो पराशरण कहलाता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई थी और इस झिल्ली से जो है विलायक यहाँ पर शुद्ध विलायक जो है वो पात्र ए से इस विलयन में प्रवेश कर रहा है, यानी कि प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का जो स्वतः प्रवाह है इसे ही बोला जाता है पराशरण। तो ये क्रिया आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो वही पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है कि किसी शुद्ध विलायक से विलयन में, ध्यान दीजिए यहाँ पर बताया गया किसी शुद्ध विलायक से विलयन में, क्योंकि यहाँ पर विलायक लिया गया और इसमें क्या है विलयन। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है शुद्ध विलायक से विलयन में, अथवा एक तन विलयन से, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए विलायक की जगह पे क्या लिया गया होता तनु विलयन, तो वही आप बता सकते हैं कि एक तन विलयन से सांद्र विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, यहाँ पर कौन सी झिल्ली लगी है अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह जो है पराशरण कहलाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपको मुख्य चीजें ध्यान क्या रखनी है, आपको इसमें बताया गया कि शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक है तो इसका मतलब यहाँ पर विलायक की सांद्रता जो है अधिक होगी। आप बता सकते हैं पात्र ए में जो है विलायक की सांद्रता उच्च होगी, विलायक की सांद्रता, तो यहाँ पर जो है विलायक की जो सांद्रता होगी वो उच्च होगी, यानी कि
अधिक होगी। इसके अलावा अगर हम लोग पात्र बी की बात करें तो यहाँ पर जो है विलायक की सांद्रता निम्न होगी, क्योंकि इसमें जल के साथ साथ NaCl भी मिला हुआ है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं विलायक की सांद्रता निम्न हो जाएगी। और इससे आप दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर विलायक की सांद्रता उच्च है तो इसका मतलब यहाँ पर जो विलेन की सांद्रता होगी फिर वो निम्न हो जाएगी। और अगर आप इधर ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है H2O के साथ क्या मिला हुआ है, NaCl, यानी कि यहाँ पर जो है NaCl के भी अणु दिए गए हैं। इसका मतलब इधर जो है विलेन की सांद्रता उच्च है, क्योंकि इधर विलेय है और यहाँ पर विलेन नहीं है। इसका मतलब इधर जो है यानी कि पात्र ए में विलेय की सांद्रता फिर कम हो जाएगी और पात्र बी की तरफ जो है विलेय की यानी कि विलेन की सांद्रता उच्च होगी। तो यहाँ पर आप पात्र बी में बता सकते हैं विलेन की सांद्रता उच्च। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेगा, यानी कि इसे आप दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं। और इधर जो है विलेन की सांद्रता निम्न हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विलेन की सांद्रता निम्न। तो यहाँ पर आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं कि विलायक जो है यहाँ पर विलेन की निम्न सांद्रता से किधर प्रवाहित होगा, विलेन की उच्च सांद्रता में। विपरीत प्रकार से बताएंगे, जबकि आपको क्या बताया गया अभी कि कोई भी द्रव या गैस जो है वो हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है। लेकिन अगर आप इसे दूसरे प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर जो है विलेन की सांद्रता कम है और यहाँ पर विलेन की सांद्रता उच्च है। और यहाँ पर जो विलायक प्रवाहित हो रहा था वो पात्र ए से जो है बी की ओर यानी कि इस तरफ जा रहा है। तो अगर आप दूसरी तरफ से बताएंगे तो आप बता सकते हैं कि विलेन की निम्न सांद्रता से विलेन की उच्च सांद्रता की ओर यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। तो आपको इतना पॉइंट याद रखना है कि किसी भी शुद्ध विलायक से विलेन में अथवा यहाँ पर एक तन्य विलेन से सांद्र विलेन में जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो है विलायक का स्वतः प्रवाह जो है परासरण कहलाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये तो हो गया आपका परासरण। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, परासरण को रोकने के लिए अगर मान लीजिए इस विलायक का जो प्रवाह हो रहा है ए से बी की ओर, इसे अगर आपको रोकना है तो इसे रोकने के लिए जो है आपको इस पात्र बी की ओर जो है यहाँ पर दाब आरोपित करना होगा। इसमें जो है यहाँ पर आपको इस तरफ से दाब आरोपित करना होगा। तो जब आप यहाँ से इसमें दाब आरोपित करेंगे तो दाब आरोपित करने से यहाँ पर जो है परासरण रुक जाएगा। यानी कि इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो यहाँ पर दाब आरोपित किया जाता है उससे हम लोग बोलते हैं परासरण दाब। याद रखिएगा कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब यहाँ पर आरोपित किया जाएगा उससे बोला जाता है परासरण दाब। तो वही यहाँ पर बताया गया, इसमें ध्यान दीजिए कि किसी विलेन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है जिसे विलेन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया जो है वो रुक जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें परासरण की क्रिया हो रही थी, यानी कि शुद्ध विलायक जो है यहाँ पर पात्र ए से पात्र बी की ओर प्रवाहित हो रहा था, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो है यहाँ पर इस तरफ आ रहा था। तो इसे रोकने के लिए जो है यहाँ पर इस तरफ आपको यहाँ पर दाब आरोपित करना होगा और यहाँ पर जो दाब आरोपित किया जाएगा उसे ही हम लोग बोलते हैं परासरण दाब। तो वही यहाँ पर बताया गया कि किसी विलेन का परासरण दाब जो है उस बाह्य दाब के बराबर माना जाता है जिसे विलेन पर आरोपित करने पर परासरण की जो क्रिया है वो रुक जाती है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब आरोपित किया जाता है उसे बोलते हैं परासरण दाब। और परासरण क्या होता है इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया कि विलायक का जो है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके जाना ही जो है यहाँ पर परासरण कहलाता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि परासरण दाब को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। आप बता सकते हैं कि परासरण दाब को पी या फिर पाई से प्रदर्शित करते हैं तो ये पॉइंट याद रखेगा कि इसे जो है स्मॉल पी या फिर पाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं कि जो परासरण दाब होता है वो निर्भर करता है सांद्रता पर।
ये आप लोग याद रखेगा कि परासरण दाब जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो जो है विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेगा कि परासरण दाब जो है वो सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि इसके समानुपाती होता है। इसके अलावा आप लोग याद रखेगा कि परासरण दाब जो होता है वो निर्भर करता है ताप पर, क्योंकि ताप जितना अधिक होगा वहां पर विलायक किरणों की गतिज ऊर्जा जो है उतनी ही अधिक होगी और उनका प्रवाह जो है उतनी ही तेजी से होगा। तो याद रखेगा कि परासरण दाब जो होता है वो यहाँ पर ताप पर भी निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इसको हम लोग मान ले समीकरण 1 और इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 2, तो अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो अब ध्यान दीजिए परासरण दाब जो है किस पर निर्भर है, यहाँ पर सांद्रता के, इसके अलावा ताप के। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल टू सी और यहाँ पर हो जाएगा टी। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई। अब ध्यान दीजिए जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा और बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर नियतांक लग जाएगा कैपिटल आर, यानी कि ये हो जाएगा सी आर टी। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आर यहाँ पर जो है ये एक नियतांक होता है, याद रखेगा आर यहाँ पर जो होता है ये एक नियतांक होता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो सांद्रता है यानी कि सी बराबर होता है एन अपान वी, यानी कि विलेय के मोल बटे आयतन। ये होता है सी बराबर होता है एन अपान वी। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए अगर सी की जगह पे आप ये वाला मान रख दे तो ये सूत्र ऐसा हो जाएगा, फिर पाई बराबर सी की जगह पे आप ये वाला मान रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एन बट्टे में हो जाएगा वी, इसके अलावा आर और यहाँ पर हो जाएगा टी। तो ये जो है यहाँ पर परासरण दाब का समीकरण या फिर आप बोल सकते हैं सूत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया पाई बराबर सी आर टी, और या फिर आप बता सकते हैं पाई बराबर एन बट्टे वी और यहाँ पर हो जाएगा आर टी। इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको बताया गया इसे पाई से या फिर आप प्रदर्शित करते हैं पी से। तो ये हो जाएगा पी बराबर एन बट्टे वी आर टी, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर ध्यान दीजिए अगर आप चाहें तो वी का इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा पी वी बराबर यहाँ पर हो जाएगा एन आर टी। इस प्रकार से ये इतना आ जाएगा पी वी बराबर एन आर टी। इसे हम लोग बोलते हैं परासरण दाब का समीकरण। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है इन सभी प्रतीकों के बारे में आप बता सकते हैं। पी के बारे में आपको पहले बता दिया गया कि ये जो है परासरण दाब है, आप बता सकते हैं पी या पाई। ये है आपका परासरण दाब, पहले भी बताया गया आपको इसके बारे में, तो परासरण दाब हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यूज हुआ है कैपिटल वी, ये है आयतन, यहाँ पर आप बताएंगे आयतन। और यहाँ पर जो आयतन यूज किया जाएगा वो लीटर में यूज होगा, ये भी आप लोग याद रखेगा कि आयतन जो यहाँ पर लीटर में यूज किया जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है कैपिटल टी, तो आप बता सकते हैं कैपिटल टी, ये होगा यहाँ पर ताप, ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यूज हुआ है एन, ये है यहाँ पर मोलों की संख्या, आप बता सकते हैं यहाँ पर मोलों की संख्या। इसके अलावा एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, यानी कि भार बटे अणु भार, ये आपको पहले भी बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर यूज हुआ है कैपिटल आर, इसे हम लोग बोलते हैं विलयन स्थिरांक, ये यहाँ पर हो जाएगा विलयन स्थिरांक। तो ये हो गया यहाँ पर विलयन स्थिरांक। इसके अलावा आपको पहले ही बता दिया गया कि सी, इसे हम लोग बोलते हैं सांद्रण या फिर बोल सकते हैं आप सांद्रता, सांद्रण। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो है परासरण दाब के बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए समपराशरी विलयन, यानी कि समपराशरी विलयन क्या होते हैं। अभी आपको बताया गया था परासरण दाब, तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब जो होते हैं वो समान होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं समपराशरी विलयन। तो वही यहाँ पर बताया गया कि वे विलयन जिनके परासरण दाब जो है समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए अल्प पराशरी व अति पराशरी विलयन क्या होते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब जो है कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं अल्प पराशरी, और जिसका दाब जो है अधिक होता है उससे बोला जाता है अति पराशरी विलयन।
तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर आपके पास दो विलेन हैं तो जिस विलेन का पराशरण दाब कम होगा उससे बोला जाएगा अल्प पराशरी विलेन, और जिसका दाब अधिक होगा उससे बोला जाएगा अति पराशरी विलेन। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।